हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो देखिए, अभी हमने मगध एम्पायर के बारे में सब कुछ पढ़ के कंप्लीट किया है। आई होप आपने उसके साथ साथ में नोट्स बनाए हैं। आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एंटायर प्रिपरेशन में, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर के साथ। अब जब फाउंडेशन यानी कि आप कहते हैं ना कि नींव रखी गई जब मौर्यन एम्पायर की, देन इट ओपनड अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तब भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव्ड इन इंडिया। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल लेवल पे लोगों में एकता देखी गई, यूनिटी देखी गई। देखिए, आपको याद होगा हमने अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पढ़ा, ठीक है। हम कहते हैं ना सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। तो जिस टाइम उसने भारत पे आक्रमण किया उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की क्या सिचुएशन थी कि वहां पे जितने भी राजा थे उनमें अपने आप में ही नहीं बनती थी। तो वो क्या करते थे, हमेशा खुद में एक दूसरे से लड़ते रहते थे अपने थोड़े बहुत एरिया के लिए, और बाहर के लोग आकर क्या करते थे, वहां पे आक्रमण करते थे। हमने फॉरेन इन्वेजन पढ़ा, साइरस पढ़ा, डेरियस पढ़ा, ज़ेरस पढ़ा, अलेक्जेंडर पढ़ा। तो हमने क्या जाना कि खुद में अगर लड़ाई है ना लोगों में, तो बाहर के लोग आके फिर मजा ले जाते हैं। तो वैसे था कि इंडिया के राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे थोड़े बहुत एरिया के लिए, और बाहर के लोग वहां पे आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मौर्यन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट से, इसके फाउंडेशन स्टोन रखने से क्या होता है कि पॉलिटिकल यूनिटी अचीव हुई इंडिया में, राइट। अब देखिए, हम डायरेक्टली राजाओं में नहीं जाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोका है, बिंदुसार है, नहीं, वहां नहीं जाएंगे। पहले हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे कि लिटरेरी समझते हैं, लिटरेचर ग्रंथ टाइप, कि कौन कौन से ऐसे लिटरेचर हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। देखिए, जो ये राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोका हो गया, बिंदुसार हो गया, ये आपको हर बुक में मिलेंगे। बट जो ये सोर्सेज हैं, अब आपको पता है स्टैंडर्ड कैसा बढ़ गया एग्जाम का। तो हर एक, आप किसी भी स्टेट लेवल की बात करें, एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है कि जो बेसिक चीज़ें पहले आया करती थी, अशोका है, उसके वॉर है, वो सब अब नहीं आता है। अब इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, तो आपको डाइवर्स स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए, आज हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। इसके बाद हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद काफ़ी आगे चलकर फिर हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजा थे एंड जो भी उनका था। पहला जो हम सोर्स पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्सेज मतलब जिनसे हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, राइट। तो पहला है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। तो इनसे हमें पता चलता है कि हाँ, मौर्यन एम्पायर ऐसी कोई चीज थी। कौटिल्य को चालुक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हम जब फर्दर राजाओं का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहां इनका अच्छे से जिक्र होगा। फिलहाल समझ लीजिए कि कौटिल्य, चालुक्य और विष्णुगुप्त एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पे चालुक्य नहीं, यहाँ पे चाणक्य होगा। लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, चाणक्य होगा, ठीक है। सो ही वॉज द पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड अर्थशास्त्र इज रिटन बाय द पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। इट्स मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर श्यामा शास्त्री इन 1904। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? हाथ से लिखी गई है। तो जो ओरिजिनल कौटिल्य ने अपने हाथ से लिखी थी अर्थशास्त्र, सबसे पहले वो डिस्कवर की गई थी 1904 में। किसने की थी? आर श्यामा शास्त्री ने की थी। टोटल इसके 15 पार्ट्स हैं, 180 चैप्टर्स हैं। अब इन शॉर्ट हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या बताता है? राजा के बारे में बताता है कि जो मौर्यन राजा थे कैसे थे, उस टाइम पे कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स थे। जो सेकंड पार्ट है वो क्रिमिनल एंड सिविल लॉ के बारे में बताता है कि उस टाइम पे कैसे कैसे कानून थे। जो थर्ड पार्ट है इसका वो बताता है डिप्लोमेसी एंड वॉर, लोकतंत्र कैसा था, जो युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी, उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्यास। मौर्यास का इतिहास आपको स्टडी करना है। मौर्यास के बारे में अगर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लिटरेरी सोर्स है वो क्या है? अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, राइट। चलिए, हमने पहला जो लिटरेरी सोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा और साथ साथ में अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहिएगा, राइट। सेकंड हम पढ़ेंगे विशाखा दत्ता मुद्र राक्षसा। क्वेश्चन देखिए, पहले की बारे टाइम की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आते थे, मुद्र राक्षसा किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने, राइट। क्वेश्चन हो गया करेक्ट। अब ऐसा नहीं आता है, अब डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो मुद्र राक्षसा एक लिटरेचर है। किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ ड्रामा इन संस्कृत। ये भी संस्कृत में एक ड्रामा है,
ठीक है। रिटन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, गुप्त काल आता है। अभी देखिए पहले हमने मगध पढ़ा, फिर अब हम मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, 4-5 वीडियोस बनेंगी, उसके बाद हम गुप्त भी पढ़ेंगे। तो जो ये विशाखा दत्त की मुद्र राक्षस थी, ये गुप्त काल में लिखी गई थी, लेकिन लिखी चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो मौर्य काल है इन्हीं के बारे में लिखी गई थी, लेकिन लिखी बाद में गई थी। समझ रहे हैं? इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदास। अब कनेक्ट कीजिए यहाँ पे कि हमने क्या पढ़ा, मगध डायनेस्टी, मगध एम्पायर, उसमें 3 डायनेस्टीज पढ़ी। तीसरी डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद को उखाड़ फेंका चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कैसे उखाड़ फेंका, कैसे ओवरथ्रू किया उनको, ये सारा कौन सी बुक में आपको, कौन से लिटरेचर में मिलेगा? आपको मिलेगा मुद्र राक्षस में, जो कि किसकी है? विशाखा दत्ता की है। यहाँ पे एक चीज रह गई, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो धनानंद को कैसे हरा पाए, कौटिल्य की वजह से हरा पाए। कौटिल्य ने ऐसा क्या किया, कौटिल्य जो है वो पहले नंद जो धनानंद थे उनके कोर्ट में थे, बट वहां पे कुछ डिस्प्यूट होता है, वो वहां से चले जाते हैं, फिर अपना बदला लेते हैं नंदास को खत्म करके, पर वो हम पढ़ेंगे आगे, तो इस चीज को आप छोड़ दें। थर्ड हमारा जो लिटरेचर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है मेगास्थीन्स इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो देखिए, वीडियो पसंद आए तो साथ साथ में लाइक जरूर करते रहिएगा। अब जो मेगास्थीन की इंडिका है इसके बारे में पढ़ते हैं, बट मेगास्थीन थे कौन, पहले तो ये जान लें। इंडिका जो है ये तो लिटरेचर का नाम हो गया, मेगास्थीन राइटर का नाम हो गया, बट मेगास्थीन थे कौन? ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में ग्रीक एम्बेसडर थे, जो ग्रीस से आए थे, वहां के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे दरबार में रहते थे। जैसे हमने बात की कौटिल्य की, कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। वैसे ही मेगास्थीन्स कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रीक एम्बेसडर थे जो उनके कोर्ट में रहते थे। तो इन्होंने बुक लिखी, लिटरेचर लिखा इंडिका, ठीक है। नाउ दिस बुक हैज सर्वाइव्ड ओनली इन फ्रेगमेंट्स। अब ये जो बुक है ये कुछ टुकड़ों टुकड़ों में मिली है आपको, हमें पूरी बुक नहीं मिली कि कैसे, अब उसके कुछ पोर्शंस मिले हैं। डिटेल्स, अब इस बुक में किस बारे में डिटेलिंग दी गई है? मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यों के काल में प्रशासन कैसा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा लिटरेरी सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमें फ्रेगमेंट्स में मिला है, तो वहां पे आपने टिक करना है इंडिका पे, मेगास्थीन्स की इंडिका पे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जो लिटरेरी सोर्स है जिसके बारे में स्टडी करनी है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब जो बुद्ध लोग थे उनके भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां से हमें मॉडर्न काल के बारे में, मॉडर्न इरा के बारे में पता चलता है। तो पहले है अशोक वंदना एंड दिव्य वंदना। इनसे हमें क्या पता चलता है? इंफॉर्मेशन अबाउट बिंदुसार एंड अशोकाज एक्सपीडिशंस टू तक्षशिला। तक्षशिला के लिए अभियान लेकर गए थे, एक्सपीडिशन आप समझते हैं अभियान, कौन कौन? बिंदुसार और अशोका। तो उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अशोक वंदना एंड दिव्य वंदना में, राइट। सेकंड पॉइंट है दीप वंशा एंड महावंशा। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, हम बुद्धिज्म में कवर कर चुके हैं, राइट। सो ये क्या है? श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं, श्रीलंका में लिखे गए क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, उनके वहां के हैं। और अशोकाज रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है कि अशोका का क्या रोल रहा, क्या भागीदारी रही बुद्धिज्म को फैलाने में, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में श्रीलंका में। तो देखिए, जब हम अशोका पढ़ेंगे तो जब हम उनकी स्टडी करेंगे, उनके टाइम पीरियड के बारे में, जो इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इनका एक बेटा था, इनकी एक बेटी थी, वो श्रीलंका जाते हैं, किस तरह से प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो चीज़ हम वहाँ पढ़ेंगे। बट आप इतना हल्का सा जान लीजिए कि अशोका का जो भी रोल था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में श्रीलंका में, वो आपको दीप वंशा एंड महावंशा में मिल जाएगा। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट आता है सिथा वीरावली चरित्र। तो अब ये क्या है सिथा वीरावली चरित्र? ये एक नई चीज है, मैंने भी डिफरेंट सोर्स से ये लिखी है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। एक तो इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। परिसिस्था परवान ऑफ हेमचंद्रा, ये हेमचंद्रा वाली बुक ये बड़ी फेमस है। इट इज ए बायोग्राफी ऑफ चाणक्य। चाणक्य कौन थे? कौटिल्य। विष्णुगुप्त कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने क्या लिखा है? अभी हमने पढ़ा अर्थशास्त्र लिखी है, तो उनकी बायोग्राफी है, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ इसमें लिखा है। चंद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्तास कन्वर्जन टू जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने कन्वर्ट किया जैनिज्म में, तो उस सब के बारे में आपको सिथा वीरावली चरित्र में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है अकाउंट्स ऑफ डायोडोरस, प्लिनी,
प्लूटार्क एंड जस्टिन। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स क्या होते हैं ना, आपके पास एक बार अपने नोट्स हैं, कोई भी एग्जाम आता है फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप भूल जाते हैं। नोट्स होंगे तो आप बार बार रिविजन करते रहेंगे, तो एक पिक्टोग्राफिक इमेज आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, पेज के लेफ्ट वाली साइड में ये लिखा है, पेज में टॉप पे ये लिखा है, बॉटम पे ये लिखा है, तो एक तरह से पिक्टोग्राफिक इमेज आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स वीडियो के साथ साथ में बनाते रहें। फाइन, अब ये इस सब में इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। प्लूटार्क एंड जस्टिन की दो स्टेटमेंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकॉटस कहा गया है। तो ये किसने कहा है? मतलब टाइटल्स देते थे ना, जैसे महाराजा हो गया, विक्रमादित्य से राजा, जो टाइटल्स होते थे उन टाइटल्स की बात है ये। तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस मेंशन किया है और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकॉटस मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पुराणास कि पुराणों के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त एग्जिस्ट करते थे, मौर्यन डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। तो इसमें हमें क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स। क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया क्या होता है कि सबसे पहले कौन से राजा आए, सेकंड नंबर पे कौन से राजा आए, थर्ड नंबर पे कौन से राजा आए, इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन हुए, वो लाइन वाइज जो सीक्वेंस होता है ना, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। एंड लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स, एक के बाद एक कौन से राजा आए, मॉडर्न राजा, वो सारा आपको किस में मिलेगा? पुराणों में मिल जाएगा। तो पुराणों में तो आप विश्वास करते ही होंगे, है ना? तो वहां से हमें पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, राइट? तो देखिए हमने जो लिटरेरी सोर्स थे वो हमने पढ़े, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा। और अगर आपने साथ में नोट्स बनाए हैं तो आई नो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो गई है इस सोर्सेज वाला जो कंटेंट है इसको कलेक्ट करने में, राइट? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिनसे हमें ये पता लगता है कि मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, राइट? अब देखिए हम पढ़ चुके हैं इससे पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, जिसमें कि हमने मुद्र राक्षस पढ़ा, मैगस्थीन्स के इंडिका पढ़ी, हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर्स पढ़े, पुराण पढ़े, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ी। तो इन सब चीज़ों से, इन सब लिटरेचर से क्या पता लगता है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो एग्जिस्ट करता था, राइट? तो बस वो हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में लिटरेरी सोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्लस ओरिजिन ऑफ द मौर्याज। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट चीज़ें बताती हैं कि वो किस क्लैन के थे, हाई कास्ट के थे, लो कास्ट के थे, क्षत्रिय थे, क्या थे। तो बस ये दो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, और दूसरा ओरिजिन ऑफ द मौर्यास, राइट? तो बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, आप पेपर पेन उठाएं, वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। बिलीव मी, अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे खासे नोट्स बन जाएंगे। थोड़ी बहुत अपडेशन की ज़रूरत रह सकती है, तो आप इस तरह से जगह छोड़ दें, कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है वो आप साथ में लिख सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया, राइट? अब चलिए हम थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या हैं? सोर्स तो आपको पता है, स्रोत। जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स, तो हमारी जो फिजिक्स के नॉलेज है उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है? फिजिक्स की बुक, राइट? अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? द मटेरियल रिमेन्स और ruins यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ह्यूमन हिस्ट्री। कोई भी आपको बर्तन मिल गया, सिक्के मिल गए, पुराने घर मिल गए, ईंटें मिल गई, कपड़े का फटा हुआ पीस मिल गया, कुछ भी मिल गया, ठीक है, जो ह्यूमन से कनेक्टेड है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम हिस्ट्री का पता लगा सकें, कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन से रिलेटेड है और उसकी स्टडी करके हम हिस्ट्री का, ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव के इतिहास का पता लगा सकें, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, राइट? तो चलिए ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। मेन पार्ट आपका यहाँ पे आता है, इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोक कौन थे? मौर्यन एम्पायर में एक रूलर थे, ठीक है? थर्ड रूलर ये आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं हमारे? हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड नंबर पे हम कौन पढ़ते हैं? बिंदुसार, थर्ड नंबर पे कौन पढ़ते हैं? अशोका। तो अशोका की कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, एडिक्ट्स मिली हैं, तो अब उनकी हम स्टडी करते हैं तो हाँ पता चलता है कि अशोका एग्जिस्ट करते थे, वो मौर्यन डायनेस्टी के थे, ये सब पता चलता है। सो इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसप इन 1837। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले डिसाइफर का मतलब होता है कि पता लगाया उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा ना कि बहुत सारे छोटे छोटे इमेजेस के थ्रू वो लिखते थे, बट वो अनडिसाइफर्ड है, हम समझ नहीं पाए उन्होंने क्या लिखा है, तो हम क्या बोलते हैं? वो अनडिसाइफर्ड है। लेकिन ये डिसाइफर्ड है, मतलब हम समझ चुके हैं उन्होंने क्या लिखा है, रिटन इन पाली लैंग्वेज। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बट मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से पढ़ाया है, तो सबसे स्टैंडर्ड सोर्स वो माना जाता है हिस्ट्री का, उससे बेस्ट नहीं माना जाता कोई भी। तो उसमें लिखा है कि जो भी इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, एडिक्ट्स हैं, वो
पाली लैंग्वेज में उन पे लिखा गया है। प्लस इन सम प्लेसेस प्राकृत लैंग्वेज वाज आल्सो यूज्ड, कहीं कहीं पे प्राकृत लैंग्वेज भी यूज़ की गई है, मतलब पाली प्राकृत दोनों चलेगा, ठीक है। 3 स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हमारी देवनागरी है हिंदी की, है ना, और गुरुमुखी है पंजाबी की, इस तरह की स्क्रिप्ट्स उस टाइम पे यूज़ की गई थी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट से मिली है इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स। वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे ग्रीक एंड अरमाइक स्क्रिप्ट मिली है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ में ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली है, ठीक है। तो इसमें 3 मेन स्क्रिप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। महास्थान एंड सोहगुड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस इशूड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 इंस्क्रिप्शंस इशू की थी, कौन कौन सी, महास्थान एंड सोहगुड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, राइट। देखिए इनसे भी हमें क्या पता चलता है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं कि कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि मौर्य एम्पायर या वहाँ के जो राजा थे वो एग्जिस्ट करते थे। तो महास्थान एंड सोहगुड़ा से हमें पता चलता है, दोनों इंस्क्रिप्शन से, कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ मौर्याज। अब जो मौर्याज हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मुद्र राक्षसा किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है। इनके हिसाब से जो मौर्य थे ये विशाल थे, या कह लीजिए कुलीना थे, मतलब ऑफ लो क्लैन, लोअर कास्ट के थे, ठीक है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस है, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स हैं, लिटरेचर है, उनके हिसाब से चंद्रगुप्त वॉज अ क्षत्रिय और शक्य क्लैन, क्षत्रिय क्लैन के थे वो, ठीक है। द रिलीजन वॉज फुल ऑफ पीकॉक्स सो बिकेम फेमस एज मौर्याज। अब जो इनका धर्म है उसमें जो मोर होता है ना, पीकॉक समझते हैं मोर, उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो फिर इनकी जो क्लैन है, इनका जो पूरी डायनेस्टी, इनको नाम दे दिया मौर्याज। हम मौर्याज बोलते हैं, वो एक्चुअल में मौर्याज था, मौर्याज, ठीक है। पुराणास, पुराण क्या कहते हैं, दैट दे बिलोंग्ड, दे कौन, मौर्यन डायनेस्टी के जो राजा थे, दे बिलोंग्ड टू द मौर्य क्लैन, लो कास्ट, वो मौर्य क्लैन से बिलोंग करते थे, मतलब लो कास्ट के थे। अब जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस मिली है, रुद्रदमन की है ये। तो इनके हिसाब से मौर्यंस माइट हैव बीन ऑफ वैश्य ऑरिजिन, इन्होंने कहा है वैश्य ऑरिजिन के हैं। कई कह रहे हैं मौर्य क्लैन के हैं, कई कह रहे हैं क्षत्रिय क्लैन के हैं, कई कह रहे हैं वैश्य ऑरिजिन के हैं, कई कह रहे हैं लो क्लैन के हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके हिसाब से, मुद्र राक्षस के हिसाब से, क्या उनकी कास्ट थी या किस क्लैन की थी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल रखनी है। एंड आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस एडिक्ट्स ऑफ मॉडर्न एज। देखिए हम मॉडर्न एम्पायर पढ़ रहे हैं, हमने पहले जाना लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज क्या होते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ मॉडर्न डायनेस्टी या मॉडर्न एम्पायर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़े, राइट, फिर हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े, ओरिजिन ऑफ द मौर्याज हमने पढ़ा, राइट। अब देखिए हम पढ़ेंगे वेरियस एडिक्ट्स ऑफ द मॉडर्न एज। एडिक्ट्स क्या होते हैं, रॉक एडिक्ट मतलब किसी पत्थर पे कुछ किया हुआ है नक्काशी, पिलर एडिक्ट्स कोई पिलर है उस पर नक्काशी की हुई है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है कुरेद के, है ना, तो वो होते हैं एडिक्ट्स। तो बस हमें उनके बारे में आज की वीडियो में पढ़ना है। तो आप जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉक एडिक्ट्स। मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए हैं, कंटेंट मतलब उससे हमें क्या पता लगता है, एंड लोकेशन मतलब वो कहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो देखिए रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। ये अशोका के टाइम पीरियड जब हम पढ़ेंगे, उनकी टाइमलाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू सा आप ले लीजिए। तीनों राजा देखिए, हम चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए और उसके बाद अशोका हो गए, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। बट उससे पहले ये चीज़ तो समझ में है कि मॉडर्न डायनेस्टी में चल क्या रहा था, सोर्सेज क्या थे, लिटरेरी हो गए, आर्कियोलॉजिकल हो गए, ओरिजिन क्या माना जाता है, वेरियस एडिक्ट्स क्या थे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, है ना। सो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। अब जो 14 रॉक एडिक्ट्स मिले हैं अशोका के, मेजर भी मिले हैं, माइनर भी मिले हैं। पहले हम मेजर की बात करेंगे। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, अशोकास प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धामा की पॉलिसी क्या थी, ठीक है। सरकार जो उनकी चलती थी, प्रशासन किस तरह चलता था, किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे चलता था, किसका, अशोका का, ठीक है। अब लोकेशन, ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे थे, तो जो फेमस लोकेशन है सिर्फ वही दिए, सबके नहीं बताई यहाँ पे, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कलसी, देहरादून, गिरनार गुजरात, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश, मानसेहरा पाकिस्तान, सोपारा बॉम्बे, धौली एंड जोगाधर उड़ीसा,
फिर है शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। ठीक है, धामा क्या होता है? तो आपने कलिंगा वॉर के बारे में सुना होगा। ठीक है, कलिंगा वॉर में क्या हुआ, बहुत लोगों की जान गई, खून खराबा हुआ, तो उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। किनका? अशोक का। तो जिसकी वजह से पहले वो क्या करते थे, जबरदस्ती एरियाज को कैप्चर करते थे मार धाड़ करके। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये चीज गलत है, तो वो इस ये जो कॉन्क्वेस्ट थी, मार धाड़ वाली जो चीज थी, इससे वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पे आ गए, मतलब लोगों का दिल जीतना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, इस सब चीजों पे आ गए थे। फिर उन्होंने बुद्धिज्म भी बाद में अडॉप्ट कर लिया था। तो ये है धामा, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना है। ठीक है, तो चलिए 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हमने जान लिए। अब हम पढ़ेंगे 2 सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स। कलिंगा वॉर की मैंने मेंशन किया अभी, तो कलिंगा में 2 सेपरेट अलग से एडिक्ट्स मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो कलिंगा में एडिक्ट्स मिले हैं, ऑब्वियसली उसमें कलिंगा वॉर के बारे में बताया गया। ठीक है, एंड न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर वॉर, जब युद्ध हो गया, ठीक है, उसके बाद जो प्रशासन था उसका कुछ नए तरह से चेंज हुआ। मतलब कि प्रशासन पहले थोड़ा कहते हैं ना रूडली चलता था काम, उसके बाद थोड़ा सॉफ्टली कन्वर्ट हो गया, है ना। तो न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर वॉर क्या था, वो इसमें मेंशन्ड है। ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, धौली, जो धौली इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया जितने भी लोग हैं वो मेरे चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो 2 सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स कहाँ मिले, धौली उड़ीसा और ये जोगड़ा उड़ीसा। कलिंगा कहाँ पे था, ये उड़ीसा के आसपास का जो है क्षेत्र था। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में कि माइनर रॉक एडिक्ट्स क्या थे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो साथ साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। हम माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें हमें मिलती है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका, अशोका के पर्सनल लेवल का इतिहास मिलता है, एंड समरी ऑफ इस धामा, जो भी उनके धाम थे, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट थी, किसी को हर्ट नहीं करना है, मेडिसिन एनिमल्स का ध्यान रखना है, ह्यूमंस का, तो वो सब जो है उस सब की समरी मिलेगी हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स में। अब ये माइनर रॉक एडिक्ट्स मतलब छोटे छोटे पत्थरों पे नक्काशियां कहाँ कहाँ मिली हैं, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द एम्पायर। पूरा का पूरा जो एम्पायर है उसके साउदर्न और सेंट्रल पार्ट में हमें ये मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, पिलर एडिक्ट्स जो हैं तो 7 पिलर एडिक्ट्स मिले हैं। रॉक एडिक्ट कितने मिले हैं, 14 मेजर और बाकी माइनर और 2 कलिंगा के एडिक्ट। पिलर एडिक्ट सिर्फ 7 मिले हैं। अपेंडिक्स टू द रॉक एडिक्ट्स, जो पत्थरों के नक्काशियां थी ना, ठीक है, उसके साथ में ही अटैच होते थे, राइट, अपेंडिक्स है मतलब। तो ये कहाँ कहाँ मिले हैं, दिल्ली तोपारा, दिल्ली मीरठ, रामपुरवा, लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड इलाहाबाद कोसाम। ठीक है, तो देखिए पिलर एडिक्ट्स हो गए हमारे, रॉक एडिक्ट्स हो गए हमारे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अदर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स पढ़ लिए हमने, पिलर एडिक्ट्स पढ़ लिए हमने, बाकी कुछ और नक्काशियां मिली हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है क्वींस एडिक्ट। क्वींस एडिक्ट के नाम से ये जाना जाता है, रेफर्स टू करुवा की मदर ऑफ तिवारा द सेकंड क्वीन। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ मिला है, इलाहाबाद पिलर पे मिला है, पहले कौशाम्बी में था, वहां से इलाहाबाद ले जाया गया है। फिर है भाबरू एडिक्ट, अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। अशोका का जो अशोक थे उनका जो विश्वास था बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में, वो भाबरू एडिक्ट से हमें पता चलता है। ये बैरात राजस्थान में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आगे चलने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से जाएं और मुझे अभी के अभी फॉलो करें, राइट। सो थर्ड है निगाली सागर पिलर एडिक्ट। इससे हमें क्या पता चलता है, स्तूप ऑफ बुद्धा एट कोनाकामुनी वॉज एनलार्ज्ड। यहाँ पे बुद्धा का एक स्तूप आप समझते हैं, जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इन्होंने समाधि ले ली थी, तो इनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो 8 पार्ट्स में डिवाइड करके 8 उसके स्तूपास बनाए गए। ठीक है, उनके जो अवशेष थे, अंश थे उसके ऊपर। तो जो बुद्धा का स्तूपा था ये कोनाकामुनी वाला, इसको बड़ा किया गया। ठीक है, तो ये हमें निगाली सागर पिलर एडिक्ट से पता लगता है। कहाँ पे है ये, निगाली सागर नेपाल में है। नेक्स्ट आता है रुमिंदी पिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका विजिटेड लुम्बिनी एंड रिड्यूस्ड लैंड ट्रिब्यूट। लुम्बिनी गए, लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में। वहां पे जाके उनको थोड़ा लगा लैंड रेवेन्यू के बारे में सारी स्टडी की, तो उन्होंने लैंड ट्रिब्यूट जो है वो काफी कम कर दिया था। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लुम्बिनी नेपाल में है। 3 बाबरा केव एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स हैं 3। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, डोनेशन टू आजीविका, की जो आजीविका सेक्ट था उसको डोनेशन दी थी अशोका ने। तो ये हमें 3 बारबरा केव एडिक्ट्स मतलब गुफाओं में एडिक्ट्स हैं, उनसे पता चलता है। कहाँ पे है, बारबरा हिल्स गया, बिहार में। देखिए ये टॉपिक आपको लग सकता है कि बेकार सा है, बट अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया ना और हमने नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि हम करते क्या है, हम रूलर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, इस रूलर ने क्या किया, उस रूलर ने क्या किया, इसकी कैपिटल कहाँ थी, उसकी कैपिटल कहाँ थी, बस
कौन किसके टाइम में एम्बेसडर आया, कौन मंत्री था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। हम ये वाले जो चीज़ें हैं ना जो इंपॉर्टेंट आजकल यही चला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इकोनॉमी हो गया, क्राफ्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर, मनी, मेजरमेंट्स, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा जिसमें रूलर्स में से क्वेश्चन आते हैं, तभी आपको ना ये बाकी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 321 से 298 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन डायनेस्टी थी या मौर्यन जो एम्पायर था, इसके फाउंडर माने जाते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑल्सो कॉल्ड सेंद्रोकॉटस और एंद्रोकॉटस बाय ग्रीक स्कॉलर्स। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि सेंद्रोकॉटस कौन से मॉडर्न रूलर को कहा गया है या एंद्रोकॉटस कौन से मॉडर्न रूलर को कहा गया है, राइट। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मॉडर्न डायनेस्टी में हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़ लिए हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं, उसके बाद रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, क्वींस एडिक्ट है, रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही हम रूलर्स तक पहुँचे हैं, राइट। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। फाइन। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीक स्कॉलर्स चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर बुलाते थे, तो वो था सेंद्रोकॉटस एंड एंद्रोकॉटस, राइट। वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। नोट्स पे मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ कि एक बार आपके नोट्स बन गए तो कोई भी एग्जाम आता है आप नोट्स को रिवाइज करेंगे एंड देन आपका हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अलायंस। अब किस अलायंस की बात हो रही है? देखिए, प्रवक्ता प्लस चाणक्य, इन दोनों के साथ मिलकर अलायंस बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। देन ही डिथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर धनानंद। अब देखिए होता क्या है, हमने पढ़ा मगध डायनेस्टी चल रही थी, वहाँ पे हर्यंक डायनेस्टी है, शिशुनाग डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी है। तो नंद डायनेस्टी के रूलर धनानंद उस टाइम पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य अलायंस बनाते हैं प्रवर्तका और चाणक्य यानी विष्णुगुप्त जो कि उनके पीएम थे, उनके साथ मिलकर, और धनानंद को उनके सिंहासन से एक तरह से मतलब डिथ्रोन कर देते हैं उनको। आप समझते हैं कि उनको राज्य की पदवी से हटा देते हैं, डिथ्रोन कर देते हैं, उनके सिंहासन से हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उठा के गिरा दिया सिंहासन से, मतलब उनकी पदवी जो होती है राजा की वो उनसे छीन लेते हैं, उनको हरा देते हैं और खुद यहाँ पे राजा बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किसके अलायंस से, किसकी हेल्प से? चाणक्य तो बिल्कुल है ही, प्लस प्रवर्तका की हेल्प से, ठीक है। कैपिटल क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की? तो वो थी पाटलिपुत्रा, ठीक है। देन ही मूव टू सेंट्रल इंडिया एंड ऑक्यूपाइड द रीजन नॉर्थ ऑफ नर्मदा। नर्मदा नदी के नॉर्थ तक का सारा रीजन चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। 305 बीसी में क्या होता है, ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 बीसी में। और सेल्यूकस निकेटर कौन थे? अब देखिए, अगर आप मेरी पूरी की पूरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कहाँ पहुँच गए एकदम से। तो देखिए, अलेक्जेंडर हमने पढ़ा था, सिकंदर आए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी कुछ जीता, लेकिन उनकी आर्मी थक गई थी बार बार वॉर करते करते। उन्होंने तो फिर मना कर दी कि हम इससे आगे वॉर नहीं कर सकते, तो फिर उनको वापस लौटना पड़ा था। लेकिन जितना भी एरिया उन्होंने इंडिया में जीता था या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जीता था, उसको उन्होंने क्या किया, कुछ छोटे छोटे एम्पायर्स या आप कह लीजिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स बनाए, तीनों के लिए एक एक गवर्नर रखा। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था उसके गवर्नर रखा उन्होंने सेल्यूकस निकेटर। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उस सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 बीसी में, जो कि कौन था, द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब जो सेल्यूकस निकेटर थे, सरेंडर्ड अ वास्ट टेरिटरी इन रिटर्न फॉर 500 एलिफेंट्स। सेल्यूकस निकेटर ने बहुत सारा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, बदले में क्या लिया, सिर्फ 500 हाथी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। हिंदुकुश बिकेम द बाउंड्री बिटवीन द 2 स्टेट्स। जो सेल्यूकस निकेटर का एरिया थोड़ा बहुत बचा और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बीच में जो बाउंड्री बनी वो बनी हिंदुकुश माउंटेन्स, ठीक है। अब आगे भी कुछ इन्होंने किया था खास, वो क्या है, लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, सो सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलिना टू चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी बेटी हेलिना की शादी करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। अब देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा साथ साथ में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेल्यूकस सेंट ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन्स टू हिज कोर्ट। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, ग्रीक एम्बेसडर को भेजा था
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थीन्स। और मेगास्थीन्स ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। ये हम पढ़ चुके हैं लिटरेरी सोर्सेज में, राइट। नेक्स्ट आता है ही एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। एंड एट द एंड ऑफ हिस टाइम, जिस टाइम मतलब इनका एंड होने वाला था, बिल्कुल डेथ के करीब थे, बुढ़ापा आ गया था उस टाइम पे, ही वेंट टू चंद्रगिरी हिल। चंद्रगिरी हिल पे ये चले गए थे, जो कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है, ठीक है। वहां पे ये चले गए थे विद भद्रबाहु, वेयर ही डाइड ऑफ स्लो स्टार्वेशन। भूख से मतलब तड़प के इनकी वहां पे डेथ हो गई थी, और भद्रबाहु जो है उनके साथ ये वहां पे गए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू यूनाइट द होल नॉर्दर्न इंडिया। पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है, पूरा का पूरा जो उत्तरी भारत है, उसको एक साथ जोड़ने वाले, उसमें एकता लाने वाले, उसको यूनाइट करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बोथ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रियान। इनके टाइम पीरियड में ट्रेडिंग यानी व्यापार भी बढ़ा, खेती बाड़ी भी काफ़ी फ्लोरिश की गई। सैनिटेशन मेजर्स वर अंडरटेकन बाय द स्टेट। सैनिटेशन पे भी काफ़ी फोकस उस टाइम पे किया गया। तो सोचिए वो कितना सफाई के प्रति जागरूक थे, है ना। तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमें जिस रूलर के बारे में पढ़ना है वो है बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम पीरियड की बात करें तो 298 बीसी से 273 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था, राइट। एंड फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो कॉल्ड बाय द ग्रीक्स एज अमृत घाटा। अब जो ग्रीक्स हैं वो बिंदुसार को क्या कह के बुलाते थे? तो वो बुलाते थे अमृत घाटा बुला के, जिसका मतलब है स्लेयर ऑफ द एनिमीज, राइट। अब अमृत घाटा जो है इसे कई जगह आप एमित्रो चैट्स के नाम से भी पढ़ेंगे, तो आपने देख लेना आपकी बुक में जो भी दिया उस हिसाब से थोड़ा समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाकी याद करने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए चाइनीज टेक्स्ट की बात करें, जैन टेक्स्ट की बात करें या वायु पुराण की बात करें, तो देखिए तीनों में ही इन्हें अलग अलग नाम से मेंशन किया गया है। जैसे कि चाइनीज टेक्स्ट में इन्हें कहा गया है विंदुपाल, जैन टेक्स्ट में इन्हें कहा गया है सिन्हसेना, एंड वायु पुराण में इन्हें कहा गया है भद्रसारा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसके हिसाब से क्या कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट। ही हैड कॉन्कर्ड द दक्कन अप टू मैसूर। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो यहाँ तक का सारा एरिया इन्होंने कवर कर लिया था, बट उससे आगे ये नहीं जा पाए थे। नाउ तारानाथ। तारानाथ कौन थे? द बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। ही स्टेट्स दैट बिंदुसारा conquered 16 states comprising land between the two seas. तो तारानाथ जो कि एक बौद्ध मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके हिसाब से जो बिंदुसार थे मौर्य डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने 16 स्टेट्स को कैप्चर किया था जो कि दो सीज के बीच में आती थी। मतलब इस तरह से, इस साइड भी, इस साइड भी। तो यहाँ पे जो है इस तरह से उस टाइम कह लीजिए, उस टाइम के हिसाब से 16 स्टेट्स को इन्होंने कैप्चर किया था, तो ये माना जाता है। लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ओके अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ और, संगम तमिल लिटरेचर। ये संगम का तमिल लिटरेचर है, इसके हिसाब से इट कन्फर्म्स द मॉडर्न इन्वेजन टू द फार साउथ। साउथ में बहुत नीचे तक जो मौर्य थे इन्होंने आक्रमण किया था, इस चीज़ को कन्फर्म करता है संगम तमिल लिटरेचर, ठीक है। तारानाथ से हमने इसे जोड़ दिया। अब हम पढ़ेंगे प्लिनी क्या कहते हैं। प्लिनी के हिसाब से इट मेंशन दैट Ptolemy Philadelphus of Egypt sent Dionysius as his ambassador to the court of Bindusara। प्लिनी के हिसाब से इन्होंने मेंशन किया है कि जो पटोलमी फिलाडेल्फस थे, नाम आपने देख लेना है, जो कि कहाँ के थे? इजिप्ट के थे। उन्होंने भी एक एम्बेसडर भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में, और उनका नाम क्या था? डायन्योसियस। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन देख लेना है। अब नेक्स्ट आता है बिंदुसारा रिसीव्ड डिमेचस एज एम्बेसडर फ्रॉम द साइरिया किंग एंटियोचस फर्स्ट। अब बिंदुसार के ही कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक एम्बेसडर, एक राजदूत आया किसका? प्टोलेमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट का, और दूसरा आया किसका? साइरिया किंग एंटियोचस फर्स्ट का। इसका नाम क्या था? डिमेचस। तो आपने दो याद रखने हैं, ठीक है। इन्होंने साथ में जो है वाइन हो गया, ड्राइड फिक्स हो गया, ये सब कुछ भी भेजा था मॉडर्न कोर्ट में। मौर्य जो राजा थे इनके दरबार में, बिंदुसार की बात हो रही है। बिंदुसार ने रिक्वेस्ट की थी इन चीज़ों के लिए तो भेजा था, लेकिन इन्होंने सोफिस्ट नहीं भेजा, क्योंकि सोफिस्ट भेजना जो है उसको बेचना एक तरह से ग्रीक लॉ के अगेंस्ट होता है। तो 3 चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी बिंदुसार ने, बट 2 चीज़ें वहाँ से आ गई थी, तीसरी चीज़ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वहाँ के लॉ के हिसाब से वो गलत था उसको बेचना या देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है पेट्रोनाइज्ड आजीविका सेक्ट, रिलीजियस सेक्ट। ये एक धार्मिक सेक्ट था,
ठीक है, तो इसको पैट्रोनाइज किया, इसको शरण दी। काफ़ी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लेटर मौर्यस के बारे में। तो देखिए, हम मौर्यस के बारे में लिटरेरी सोर्सेज, उनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एडिक्ट्स क्या थे, पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, क्यूंस एडिक्ट्स, एंड जो भी रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है मौर्यन एम्पायर का, एंड देन हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। राइट तो हमने पढ़ा कि अभी तक जो हमने तीसरे रूलर पढ़े वो थे अशोका, उनकी कलिंगा वॉर, ये सब कुछ पढ़ा, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, बैरी घोष टू धामा घोष हुआ, वो सब पढ़ा। तो आज हम उसके आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेटर मौर्यस आप इसे कह सकते हैं कि जो मेन 3 रूलर्स थे उनके बाद कौन कौन से रूलर्स आए, लास्ट रूलर कौन था, फिर न्यू डायनेस्टी कैसे एस्टेब्लिश हुई, वो सब हमें आज पढ़ना है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। सो Following the death of Ashoka, the Mauryan dynasty lasted for 137 years. जैसे ही अशोका की डेथ होती है उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं एक के बाद एक आता है, तो टोटल 137 साल तक वो रूल करते हैं, शासन करते हैं। बाद में क्या होता है, जो पूरा का पूरा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट में। मतलब पूर्वीय, आप कह सकते हैं पूर्वीय जो कह सकते हैं सेंटर था, एक रीजन हो गया, और दूसरा वेस्टर्न रीजन हो गया। नाउ द लास्ट मौर्यन रूलर, अब सबसे लास्ट मौर्यन शासक कौन थे, वो थे बृहद्रथ। ठीक है, असैसिनेटेड इन 184 BC, ये आपको याद रखना है। अशोका तक जो हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया था, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे, बृहद्रथ थे। ठीक है, बट इनको 184 BC में मार दिया गया था एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिनका नाम था पुष्यमित्रा शुंग, और उसके बाद इन्होंने शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, वो हम अलग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें होता है कि कुछ बाहर से इन्वेजन्स हो रहे होते हैं, कुछ इंडिया में लोकल रूलर्स जो है वो इन्वेजन कर रहे होते हैं, आक्रमण कर रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या स्टोरी चलती है। बट फिलहाल मौर्यन डायनेस्टी का जो लेटर मौर्यस पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा उनका एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में तो कोई कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मौर्य का जो प्रशासन था उसके बारे में। सो हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जो सरकार थी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हर एक चीज़ की पावर एक ही इंसान के पास थी। किंग वॉज द न्यूक्लियस, राजा के पास ही ये सारी की सारी पावर्स थी, चाहे डिफेंस की हो, मिलिट्री की हो, खाने पीने की हो, ट्रेजरी की हो, हर एक चीज़ की पावर किंग के पास थी। असिस्टेड बाय मंत्री परिषद, अब इनकी एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, मंत्री क्या करते हैं, जो एडवाइस देते हैं कि हाँ हमें इसमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे एडवाइजेस देते हैं अपने। ठीक है, विच इंक्लूड्स, अब थोड़ा सा मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। एक होते थे युवराज, युवराज कौन होता है, द क्राउन प्रिंस। ठीक है, गोपा क्वेश्चन आ सकता है, गोपा कौन होता था, द पुरोहित चीफ प्रीस्ट, पुरोहित होता था, पंडित होता था। ठीक है, सेनापति कौन होता है, तो नाम से पता लग रहा है, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, ये सारे जो है उनके मिनिस्टर्स थे। बट याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि सेंट्रलाइज थी, डिसेंट्रलाइज थी, नहीं पता ये सब कैसी थी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो आपको याद रखना है सेंट्रलाइज था। ठीक है, अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया है, ये सारा का सारा मौर्यन एम्पायर है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एक प्रोविंस ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, तो ये 5 प्रोविंसेस से मिलकर बना मौर्यन एम्पायर। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ऐसा होता है प्रोविंसेस मतलब छोटी छोटी प्रोविंसेस से मिलकर पूरा का पूरा एम्पायर या बोल लीजिए किंगडम बनता है। ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, अभी हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के कंप्लीट किया। सो अब हम पढ़ेंगे कि टोटल 5 प्रोविंसेस थी। ठीक है, तो कौन से प्रोविंस की कैपिटल कौन सी थी, अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहली है उत्तर प्रथा, यानी जो नॉर्दर्न पार्ट था, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अवंती प्रथा, ये वेस्टर्न पार्ट में थी, तो इसकी कैपिटल थी उज्जैन। फिर आता है प्रच्य प्रथा, ईस्टर्न पार्ट, इसकी कैपिटल थी कलिंगा। कलिंगा के बारे में हमने पढ़ा है कि उड़ीसा के आसपास का एरिया था। दक्षिण प्रथा यानी साउदर्न पार्ट, इसकी थी
स्वर्णनगरी, सेंट्रल प्रोविंस यानी जो मध्य सेंटर समझते हैं ना, बीच वाला पार्ट, उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, हमेशा मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट कई बार होता है ना कि हम जॉब कर रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, साथ में कॉलेज में हैं, अभी नोट्स ने बनाने का टाइम नहीं है, तो उस केस में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 घंटे आपको पढ़ने में मिलेंगे। उसमें भी अगर आप नोट्स बनाने लग गए तो आप समझेंगे कब चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग कब डिवॉल्व करेंगे। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि नोट्स परचेज कर लिए, उसके बाद मैंने मेरी जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं फ्री में आप देख सकते हैं। तो बिलीव में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको एक तरह से पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। नोट्स आपको मिलेंगे उन्हीं टॉपिक्स के, उन्हीं पेजेस के जिनसे मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे। तो कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ने भी नहीं आ रहा, कोई डाउट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं वीडियो, और उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, सो मौर्यन आर्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बाय आनंद कुमारस्वामी। जो आनंद कुमारस्वामी थे, इनके द्वारा जो मौर्यन आर्ट है, ये कहा गया है कि उसके 2 पार्ट्स थे, 2 स्टाइल्स थे। कौन कौन से? पहला था पॉपुलर आर्ट या फिर फोक आर्ट, और दूसरा था रॉयल आर्ट या फिर कोर्ट आर्ट। तो रॉयल आर्ट से लग रहा है कि बड़े बड़े जो महल होते थे, दरबार होते थे, वहां पे ये आर्ट किया जाता था, और नॉर्मल लोगों की लाइफ का ये पॉपुलर आर्ट था। तो इसमें आपको मिलते हैं स्कल्पचर्स, होता है छोटी छोटी मूर्तियां, स्कल्पचर्स ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी। यक्ष के जो स्कल्पचर्स हैं वो आपको मथुरा से मिलेंगे, यक्षिनी के आपको विदिशा एमपी से, और दीदारगंज पटना से मिलेंगे। पटना कहाँ है? बिहार में। तो यक्षा और यक्षिनी जो है, ये जो इनके स्कल्पचर्स हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर आर्ट और फोक आर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है रॉयल आर्ट या फिर कोर्ट आर्ट। ठीक है, इसमें आता है रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एट कुम्हारार पटना। पटना में कुम्हारहार में जो चंद्रगुप्त मौर्य का रॉयल पैलेस था, मतलब जो दरबार था उनका, दैट इज कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉयल और कोर्ट आर्ट। फाहीन रेफर टू इट एज क्रिएशन ऑफ गॉड। फाहीन थे, जैसे होता है ना कि बाहर से कोई ना कोई आता रहता है, ट्रैवलर है, एम्बेसडर है, वो आते हैं, फिर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो उनके अकाउंट से हमें पता चलता है कि उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार था उसे कहा है क्रिएशन ऑफ गॉड। मतलब वो इतना ज्यादा सुंदर था, इतने अच्छे से बनाया गया था कि उन्होंने फाहीन ने उस दरबार को कहा है क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, फिर आते हैं स्तूपास। स्तूपास क्या होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो उनके जो बॉडी के मतलब अवशेष थे, जो भी है ना, तो उनको अलग अलग जगह पे, ठीक है, संजो के रखा है। जैसे एशेज होते हैं या जो भी उनका सिस्टम है, तो अवशेष आप समझते हैं, जो रिमेन्स होते हैं। जैसे हिंदुओं में तो वो मतलब जो धूल होती है, जो कहते हैं ना कि हड्डियों के अवशेष हैं, एशीज है, एशीज हम कहते हैं। तो वैसे उनके जो होते थे, उनको अलग अलग जगह पे रखा, फिर उसके ऊपर स्तूपास बनाए, मतलब जैसे हमारे होते ना टॉम्ब टाइप बनाए। ठीक है, सो स्तूपास क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। दे वर बिल्ट थ्रू आउट द एम्पायर टू एनश्राइन द रेलिक्ट्स ऑफ बुद्धा। फॉर एग्जाम्पल सांची, भारतूत, ये दोनों एमपी में है। सो स्तूपास क्या थे कि पूरे के पूरे एम्पायर में बनाए गए थे, अलग अलग लोकेशंस में, ताकि बुद्धा को याद किया जा सके। इसमें सांची स्तूपा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो हम सांची स्तूपा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये पार्ट है, इनकी रेलिंग है, आउटर बाउंड्री है, सब कुछ। और भारतूत स्तूपा, ठीक है, ये दोनों फेमस है, तो इनका आपको पता होना चाहिए दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है। अब हम आगे चलेंगे, लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, अब हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा पिलर्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ पिलर्स रिप्रेजेंट मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर। जो मॉडर्न स्कल्पचर था, ठीक है, उसका मास्टरपीस माने जाते हैं पिलर्स। जैसे कि सिंगल लाइन कैपिटल है, ये रामपुरवा में लौरिया नंदनगढ़ में एक पिलर है, वहां पे बना है। 4 लाइन कैपिटल है, सारनाथ और सांची में बना है। कार्व्ड एलिफेंट धौली उड़ीसा में मिल जाएगा। और एनग्रेव्ड एलिफेंट, एनग्रेविंग समझते हैं ना, नक्काशी की हुई किसी चीज पे, वो कलसी देहरादून में मिल जाएगा। तो ये आपको याद भी रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द एम्बलम ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक का जो एम्बलम आप देखेंगे, भारत सरकार के एक चिन्ह है, ठीक है, उसमें शेर है और 3 साइड से उसका मुंह निकला हुआ है, वो सब है ना। सो दैट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर एट सारनाथ। ये वाला 4 लाइन कैपिटल जो है अडॉप्ट की गई है एज द एम्बलम ऑफ इंडियन रिपब्लिक। राइट, नाउ द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। ऐसे कौन कौन से कॉजेज थे जिनकी वजह से मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ? अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, तो काफी शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो क्या क्या कॉजेज थे? पहला था वीक सक्सेसर्स। जितने भी अशोका के बाद रूलर्स आए वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि पूरे एम्पायर को वो इंटैक्ट करके जोड़ के रख पाते। ठीक है, ये भी रीजन रहा डिक्लाइन का। दूसरा है हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सारी की सारी पावर्स रूलर के पास, किंग के पास थी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन रहा। पार्टीशन ऑफ द एम्पायर, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि जब अशोका जो है उनकी डेथ हो गई, उनके नेक्स्ट जो है सक्सेसर रूलर्स आए, तो उस टाइम पे क्या होता था कि पूरा का पूरा एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट में। तो ये भी एक रीज़न रहा कि जो पूरा एम्पायर था उसमें डिवीजन होने लगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न रहा मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने का। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके। प्लस मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाती हूँ, डेली पढ़ाती हूँ। तो अगर आप करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ना चाहते हैं, वन लाइनर्स हैं, काफ़ी शॉर्ट है, मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं मैं वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करती हूँ, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मॉडर्न एम्पायर भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हमें पढ़ना है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स इट, एंड सी यू सून।